गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेसिक पार्ट सेकंड बॉटनी क्लासेस के अंदर हम C4 साइकिल C4 साइकिल का हम क्या कर रहे हैं, अध्ययन कर रहे हैं। इससे पहले वाले क्लास के अंदर हमने आपको C4 साइकिल के संबंधित जानकारियाँ दी थी कि C4 साइकिल किन पादपों में पाई जाती हैं, उन पादपों की क्या विशेषताएं होती हैं, इसके बारे में हमने आपको बताया था। आज हम जो पढ़ेंगे वो पढ़ने वाले हैं C4 साइकिल को पूरा कंप्लीट पढ़ते हैं कि C4 साइकिल किस प्रकार से आपकी चलती है, कहाँ से ये शुरू होती है, क्या है। इसके लिए हम एक साइकिल बनाते हैं। तो इस साइकिल के अंदर जैसे C3 साइकिल में देखा कि सबसे पहले CO2 एक्सेप्टर की आवश्यकता होती है कि कौन ग्रहण करता है। तो यहाँ जो CO2 को ग्रहण करने वाला प्रथम कंपोनेंट है उसका नाम है PEP। तो यहाँ CO2 को जो ग्रहण कर रहा है पहला यौगिक वो है CO2। तो मैं थोड़ा सा इसको अलग तरीके से आपको दो भागों में इसे बांट देता हूँ पहले, इससे क्या थोड़ी सहूलियत हो जाएगी इसको बनाने में। इस साइकिल को भाई दो प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती है ना, तो हम क्या करते हैं, यहाँ दो प्रकार की कोशिकाओं को ऑलरेडी दो भागों के अंदर ही बांट लेते हैं। एक तो आपका ये साइकिल हो जाएगा कि एक पार्ट तो आपका क्या है ये, दूसरा पार्ट हम ले लेते हैं ये नीचे वाला चक्कर हो गया सारा। ये दो भागों में ये आपका ऊपर वाला पार्ट है जिसमें कौन सी कोशिकाओं के अंदर ही होता है, तो ये तो है आपका मेसोफिल सेल्स। ऊपर तो कौन सी इसके अंदर मेसोफिल सेल, और ये हम ले लेते हैं यहाँ पर नीचे, ये कौन सी सेल हो जाएंगी आपकी बंडल शीथ सेल। ये हो गई बंडल शीथ सेल, क्योंकि हमने बताया था कि C4 साइकिल C4 पादपों में चलता है। C4 पादपों में विशेष प्रकार की एनाटोमी पाई जाती है उनकी पत्तियों में, जिसके अंतर्गत क्या होता है, दो प्रकार की कोशिकाएं हमने देखी थी, एक तो मेसोफिल सेल्स, एक थी आपकी क्या बंडल शीथ, इसके अंदर देखा था। तो मेसोफिल सेल्स के अंदर तो हमने बताया था कि C4 साइकिल चलने वाला है, और बंडल शीथ के अंदर हमने क्या बताया था आपको कि C3 साइकिल के अंदर क्या है, चलने वाला है। तो शुरुआत हम करते हैं आपकी किससे, बंडल शीथ मेसोफिल कोशिकाओं से ऊपर वाली है, इसी के अंतर्गत से हम इसको देखते हैं। तो यहाँ पर क्या होता है, सबसे पहला एक्सेप्टर ऑफ CO2 कौन है ना, कौन CO2 को ग्रहण करता है। तो यहाँ देखिए ये आपकी क्या है, ये है आपकी कार्बन डाइऑक्साइड, क्या है CO2 है। और इस CO2 को ग्रहण करने वाला जो यौगिक है उसका नाम है PEP। क्या है PEP। मैं इसकी फुल फॉर्म भी आपको बता देता हूं, पहले मैंने बता भी दिया था, फिर भी अपन लिख देते हैं इसको। क्या है ये, फास्फो इनोल पायरुविक अम्ल। ये फास्फोइनोल पायरुविक एसिड ये आपका कार्बन 3 का यौगिक है, 3 कार्बन युक्त क्या है आपका ये यौगिक है। ये क्या करता है, सबसे पहले CO2 को ग्रहण करता है, और हमने C3 साइकिल के अंदर बताया था कि वहां सबसे पहले CO2 को ग्रहण करने वाला था, वो क्या था, रूबिस्को, आपका कह सकते हो रूबिस्को का नाम RUDP है ना, राइबोलोज बाइफॉस्फेट या डाइफॉस्फेट के नाम से हम उसे जानते हैं।
वो हमने उसके अंदर क्या काम में लिया था। और यहाँ हम जो काम में लेने वाले हैं वो कौन सा ले रहे हैं आपके PEP यानी फास्फोइनोल पायरुविक एसिड हम इसके अंदर काम में लेंगे, जो CO2 को क्या कर रहा है, ग्रहण कर रहा है। अब देखो इस फास्फोइनोल पायरुविक अम्ल के द्वारा जब CO2 आपकी ग्रहण करनी जाती है तो करने के बाद किस एंजाइम उपस्थित है, तो यहाँ जो एंजाइम काम में आता है वो आता है आपका कौन सा, PEP कार्बोक्सिलेज। कौन सा एंजाइम काम में लिया हमने, PEP कार्बोक्सिलेज एंजाइम की उपस्थिति के अंदर CO2 को PEP क्या करेगा, ग्रहण करेगा। ग्रहण करने के बाद में क्या बना देता है ये OAA, क्या बना दिया, ऑक्जेलो एसिटिक एसिड। ये एक चार, ये क्या है, C4 कंपोनेंट बना है। ये कार्बन 4 का एक पहला स्थायी यौगिक बना है। इसी के कारण हम इसको क्या कहते हैं, C4 साइकिल के नाम से इसको जानते हैं। ये पहला कार्बन का ये पहला क्या है, कार्बन 4 का एक स्टेबल यौगिक है, जिसे हम क्या कहते हैं, ऑक्जेलो एसिटिक एसिड कहते हैं। इसी की अगर संरचना को जब देखते हैं तो इसकी संरचना में दो कार्बोक्सिलिक ग्रुप यानी कि COOH के दो ग्रुप क्या होते हैं इसकी संरचना के अंदर पाए जाते हैं। इसी वजह से हम इसको डाई कार्बोक्सिलिक साइकिल के नाम से भी जानते हैं। तो ये एक इम्पोर्टेंट बात है, इसके दो नाम यहीं से पढ़े। अब क्या होता है, इसके बाद में ये जो आपका ऑक्जेलो एसिटिक एसिड है ये आगे क्रिया करेगा। हालांकि इसका ऑप्शनल प्रकार के आगे ये क्या है, क्रिया करता है डिहाइड्रोजनेज एंजाइम की उपस्थिति में। तो कौन सा एंजाइम आता है इसके अंदर, डिहाइड्रोजनेज। और हमने इसको बताया था इसके अंदर क्या होगा, NADPH2 जो था ये कन्वर्ट हो जाएगा आपका किसके अंदर, NADP के अंदर, और जिससे आपका जो यौगिक बनता है वो बनता है इसमें मैलिक एसिड बनता है। क्या बनता है, मैलिक एसिड बनता है। ये भी कार्बन 4 का क्या होता है, यौगिक होता है। तो ये मैलिक एसिड क्या होता है, इसके अंदर आपको प्राप्त होता है। साथ के अंदर एक क्रिया और देखने को उनको पाती है, कभी कभी इसके अंदर क्या होती है, एक क्रिया होती है आपका, यानी कि आपका मैलिक एसिड के स्थान पर में एक दूसरा यौगिक एसिड और बनता है। तो ट्रांस एमिनिफिकेशन की क्रिया के द्वारा इसमें क्या होता है आपका, बताता हूँ, ट्रांस एमिनिफिकेशन के द्वारा कौन सी हो जाएगी आपकी ये, ट्रांस एमिनिफिकेशन। ट्रांस एमिनिफिकेशन की क्रिया के द्वारा हमें यहाँ क्या होता है, एस्पार्टिक एसिड प्राप्त हो जाता है। एस्पार्टिक एसिड भी प्राप्त होता है। तो ये साइकिल भी पाई जाती है, लेकिन इसको हमको क्या साइकिल के अंदर लेना नहीं है, एक अलग साइकिल है जो चलती है। अब हमको इससे यहाँ पर कोई मतलब नहीं है, लेकिन ध्यान में रखने की बात जरूर है कि इसके अंदर क्या होता है कि ऑक्जेलो एसिटिक एसिड है वो क्या है आपका मैलिक एसिड तो बना ही रहा है, लेकिन ट्रांस एमिनिफिकेशन की क्रिया के द्वारा यह क्या करता है, एस्पार्टिक एसिड के निर्माण की क्रिया को भी करता है। तो ये दोनों चीज़ें अपन क्या कर सकते हैं, इसके अंतर्गत ले सकते हैं। तो ये भी आपको थोड़ा सा एक बार ध्यान में रखने वाली ये बात है। तो ये क्रिया भी इसके अंदर क्या है, होती है। ठीक है, अब आपने देखा कि इसके अंदर क्या बन गया आपका मैलिक एसिड, तो ये बनी है। अब ये जो मैलिक एसिड है ये कहाँ बना है, मीसोफिल कोशिकाओं के अंतर्गत बना है। कहाँ पर है, मीसोफिल कोशिकाओं में। अब ये मीसोफिल कोशिकाओं से इसका स्थानांतरण हो जाता है। इसका स्थानांतरण कहाँ हो गया है, बंडल शीट सेल में। कहाँ गया ये बंडल शीट सेल के अंदर ये आ गया। ये इंपॉर्टेंट बात था, याद रखोगे, मैलिक एसिड। तो ये क्या था, पहले तो मीसोफिल कोशिकाओं के अंदर था।
अब ये मेसोफिल कोशिकाओं से निकलकर इसकी समीपस्थ कोशिकाएं कौन सी होती है, बंडल शीथ है, बंडल शीथ के अंतर्गत ये आता है। कार्बन 4 का ये यौगिक आपका है। ये यहाँ आने के बाद में इसका क्या होता है, डीकार्बोक्सिलेशन होता है। इसका क्या हो जाएगा, डीकार्बोक्सिलेशन होगा एक तो, है ना। तो क्या हो जाएगा, ये हो गया आपका डीकार्बोक्सिलेशन। डीकार्बोक्सिलेशन, तो डीकार्बोक्सिलेशन होगा तो क्या बाहर निकल जाएगा आपका, CO2 बाहर निकल जाता है। यानी कि डीकार्बोक्सिलेशन के द्वारा इसमें CO2 बाहर निकलती है। और ये जो क्रिया आपकी हो रही है वो मैलिक एंजाइम की उपस्थिति के अंतर्गत होती है। ये किसकी उपस्थिति में होती है आपकी, ये मैलिक एसिड एंजाइम की उपस्थिति में क्या होती है, ये क्रिया आपकी होती है। और यहाँ भी आपका NADP H+ जो है वो NADP के अंदर क्या होता है, कन्वर्ट होता है। ये भी यहाँ पर ध्यान में, सॉरी गलत हो गया, NADP जो था ना पहले बना था, उल्टा करना है इसको। NADP है जो किसमें, NADPH2 में क्या होता है, यहाँ ये कन्वर्ट होता है। एक ये बात इसके अंदर थोड़ा ध्यान रखने की बात है। इसके लिए ये बनने के बाद में इसमें आपका क्या होना चाहिए, पायरुवेट आपका यहाँ पर बन जाएगा। पायरुविक एसिड बोल सकते हो, पायरुवेट कह सकते हो। ये क्या बनेगा आपका, पायरुवेट कर देता हूँ, पायरुवेट, या इसको कह सकते हो आप क्या, पायरुविक एसिड, कुछ भी कहा जाता है, दोनों में से कोई भी अपन काम ले लेंगे तो पायरुवेट बनता है। तो पायरुवेट यहाँ बन गया। अब ये पायरुवेट क्या होता है, ये जो पायरुवेट है, ये पायरुवेट बंडल शीथ कोशिकाओं से फिर वापस इसे कहाँ पहुंचा दिया जाता है, ये वापस कहाँ, मेसोफिल कोशिकाओं के अंदर जाता है। और मेसोफिल कोशिकाओं में आने के बाद में एक एंजाइम आपका कौन सा, डाइकाइनेज, कौन सा एंजाइम काम में आएगा आपका, डाइकाइनेज एंजाइम की उपस्थिति के अंदर, इसको PEP डाइकाइनेज पेपर क्या कह सकते हैं, ये अपन डाइकाइनेज का पूरा नाम अगर लिखना चाहो तो PEP कह सकते हो। और यहाँ पर इसकी उपस्थिति में डाइकाइनेज डबल हो रहा है ना, ये ATP है, ये कन्वर्ट होगा इसमें AMP में, क्या हो जाता है, एडेनोसिन मोनोफॉस्फेट के अंदर ये कन्वर्ट हो जाता है। ये दो अणु फॉस्फेट के इसमें से क्या होते हैं, निकाल दिए जाते हैं। तो PEP डाइकाइनेज की उपस्थिति में क्रिया होकर ये आपका ये वापस ये बन जाता है। तो ये साइकिल होती है। लेकिन अभी एक चीज हमने छोड़ दी, हमने इसके अंदर क्या किया है, कार्बन का स्वांगीकरण तो बताया नहीं, केवल आपको साइकिल बताई। और हमने कार्बन का स्वांगीकरण जो होता है वो केवल किसके द्वारा होगा, इसके द्वारा C3 चक्कर के द्वारा। अब बंडल शीथ कोशिकाओं के अंदर चलती है C3 साइकिल। अब यहाँ से शुरू होगा आपका C3 साइकिल। आपको पता है C3 साइकिल हमने क्या देखा कि जो CO2 है इसको ग्रहण कौन करता है, CO2 को आप जानते हैं कि CO2 को हमने इस पे ग्रहण करवाया था RUBP या DP, कुछ भी कर दो, राइबोलोज बाइफॉस्फेट। और राइबोलोज बाइफॉस्फेट के बाद में 3 कार्बन का स्टेबल यौगिक हमने बनाया था आपका कौन सा, PGA। और PGA के अपचयन के बाद में आपका क्या बना था, PGAL। और PGAL से हमने क्या बना दी थी, स्वामीकरण हो गया ना, एक्सोज शुगर बन गई थी। और ये PGAL बाद में क्या होता है आपका, 6 कार्बन आदि से 4 कार्बन, 5 कार्बन, 7 कार्बन, है 5 कार्बन, RUMP, है ना। और RUMP से वापस ये बन जाता है। इस साइकिल को हमने कहा था C3COH। ये C3 साइकिल आप क्या होती है, यहाँ चलती है। इसके द्वारा कार्बन का क्या होता है, स्वांगीकरण आपका हो जाता है। इस प्रकार से ये साइकिल आपकी क्या होती है, कंप्लीट इसके अंतर्गत
होती है। ये चीज़ हमने क्या की थी आपकी पढ़ी थी। इसमें और भी था, मैंने ये शॉर्ट में लिखा है, इतने सारे डाइहाइड्रोजन एसीटोन फॉस्फेट 6 कार्बन के यौगिक भी आदि भी इसके अंदर बने हुए थे। उन चीज़ों का मैंने इसमें क्या है समावेश आपका नहीं किया है। तो उन चीज़ का अगर समावेश आपका नहीं किया वो जरूरी नहीं है, क्योंकि ये साइकिल हम आपको पूरी की पूरी पहले पढ़ा चुके हैं। मैं एक बार इस चीज़ को और थोड़ा सा आपको रिपीट कर देता हूँ, C4 साइकिल को। तो अब C4 साइकिल के बारे में अब देखो आप थोड़ा ध्यान से इसको पुनः देखिए। इंपॉर्टेंट साइकिल है, अक्सर ये आती है, यानी कि जो आपका C3 चक्कर है, C3 चक्कर की तुलना में C4 चक्कर सबसे अधिक एग्जाम के अंदर ये आता है। ये आपको ध्यान रखना चाहिए, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ज़्यादातर बड़ा भी नहीं है C3 साइकिल के जितना, लेकिन एज ए एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक आपका ये है। इसमें अलग अलग प्रकार से क्वेश्चंस आपके पूछे गए हैं, जैसे C3 और C4 साइकिल के अंदर अंतर भी कर लेते हैं। अब मैं आपको C3 C4 साइकिल के अंदर अंतर बताते हुए इसको आपका दोहराना कई बार कराता हूँ। तो देखो C3 साइकिल के अंदर यहीं से शुरुआत करते हैं कि वहाँ पर प्रथम जो आप वहाँ पर क्या है CO2 एक्सेप्टर RuBp था, जबकि यहाँ क्या है PP है। दूसरा कि वहाँ जो प्रथम कार्बन जो स्टेबल यौगिक बना था वो PGA बना था 3PGA, जबकि यहाँ OA बना है ऑक्जेलो एसिटिक एसिड बनता है 4 कंपोनेंट का यौगिक। ये अपन इसको स्थायी कंपाउंड कहते हैं, लेकिन वास्तव में इतना स्थायी यौगिक नहीं है, ये भी बहुत जल्दी क्या हो जाता है आपका टूट जाता है। लेकिन पहले स्थायी आपका यही होता है, इसी चक्कर में हमने इसका जो नाम है वो क्या नाम दे रखा है इसको, इसका नाम क्या दे दिया, इसका नाम हमने क्या दिया है C4 साइकिल, इसी के रूप में इसको कहा है। एक बात हो कि वहाँ C3 साइकिल के अंदर क्या होते हैं, कोई आपका जो पादप की उत्तक है आपका जो क्या होता है आपका स्पंजी और पहली सेल कोशिकाओं के अंदर क्या होता है आपका बटा हुआ होता है, जबकि यहाँ पर इस प्रकार से बटा हुआ आपका देखने को नहीं मिलता है। यहाँ क्या दो विशेष प्रकार की एनाटोमी पाई जाती है, जो वस्कुलर बंडल है उसके चारों ओर क्या है मोतियों के हार के जैसे आपका ये क्या होते हैं लगे हुए पाए जाते हैं। जैसे अगर ये आपका वस्कुलर बंडल है, मैं एक बार थोड़ा सा डायग्राम के द्वारा बनाता हूँ। ये मान लीजिए आपका वस्कुलर बंडल है, इसमें ये फ्लोएम हो गया और ये आपका जाइलम हो गया, है ना, और इसके ऊपर चारों ओर से ये मैंने राउंड कर दिया, चारों ओर से इसमें क्या हुआ बिल्कुल सेम आकार के इस प्रकार से क्या होती हैं मोतियों के जैसे ये आपकी कोशिकाएं क्या है यहाँ पर ये लगी हुई है। इस प्रकार से चारों ओर से क्या होगा ये कोशिकाएं आपकी लग जाती है। तो ये देखने में क्या लगता है जैसे कि कोई हार पहना हो, हार के जैसे लगता है ना। ये जो कोशिकाएं आपकी पाई जाती हैं और इन कोशिकाओं के चारों ओर फिर क्या होगा अलग प्रकार से ये कोशिकाएं आप क्या कर सकते हो, आप ये बना सकते हो, जो कि अनेकों कोशिकाएं आपकी इस प्रकार से क्या होती हैं ये पाई जाती है, जो पूरे में होती हैं। तो ये जो कोशिकाएं ऐसी पाई जाती हैं इन्हें हम क्या नाम देते हैं बंडल सीड सेल कहते हैं। और ये जो बाहर वाली हैं ये कहलाती हैं मीसोफिल सेल्स कहलाती हैं। और ये जो एनाटोमी पाई जाती है इसे हम कहते हैं क्रेंज एनाटोमी। ये एनाटोमी क्या कहलाती है क्रेंज एनाटोमी, ये आपकी कहलाती है। तो ये विशेष प्रकार की सेल्स इसके अंदर पाई जाती है, जबकि C3 पादपों में इस प्रकार की कोई संरचना आपको देखने को नहीं पाई जाती है। और यहाँ जो चक्कर में है C4 और C3 दोनों प्रकार के चक्कर क्या होते हैं इनके अंदर चलते हैं, जबकि C3 पादपों में केवल एक ही चक्कर चलता है, C3 चल रहा है, वहाँ पर C4 से कोई लेना देना नहीं है। यहाँ पर बंडल स्थित कोशिकाओं में हमने देखा ऊपर गलत बोल गया मैं आपका, यहाँ पर जो आपका मीसोफिल कोशिकाओं के अंदर तो क्या देखा आपका कौन सा चक्कर चल रहा है, ये चक्कर चल रहा है आपका C4 और बंडल स्थित में कौन सा चल रहा है C3 चक्कर आपको यहाँ पर ये चलता है। दोनों चक्कर अलग अलग यहाँ चलते हैं और कार्बन का जो स्वांगीकरण है वो केवल और केवल चाहे कैसे भी पादप क्यों ना हो किसके द्वारा होता है C3 साइकिल के द्वारा ही होता है। तो यहाँ आपका जो कार्बन का स्वांगीकरण C3 के द्वारा है।
अब यहाँ जो ये OAA आपका बन गया, ये OAA बनकर ये क्या करेगा आपका डिहाइड्रोजनेज एंजाइम के द्वारा आपका मैलिक एसिड के अंदर क्या होता है, कन्वर्ट हो जाता है और ये क्या है, कार्बन 4 का एक यौगिक होता है ना। लेकिन पहला यौगिक आपका ये बना है कार्बन 4 का, इसीलिए हमने क्या किया, इसी को आपको क्या कह दिया, आपका प्रथम कंपोनेंट आपका स्टेबल कंपोनेंट बना, तो C4 चक्कर इसी के नाम चल रहा है। लेकिन ये तो साइकिल चल रही है, लेकिन कभी कभी हम क्या देते हैं कि OAA है, ये क्या होता है, ट्रांस एमिनिफिकेशन की क्रिया के द्वारा क्या होता है आपका एस्पार्टिक एसिड के अंदर भी कन्वर्ट होता है। जो एस्पार्टिक एसिड बना है ये भी कार्बन 4 का ही कंपोनेंट होता है, ये भी क्या है, कार्बन 4 का ही एक यौगिक क्या होता है आपको प्राप्त होता है। लेकिन वो साइकिल अलग है, हमें उससे कोई लेना देना नहीं है, ट्रांसफॉर्मेशन लेवल नहीं जा रहे हैं अपन को, C4 साइकिल पढ़ना है। तो ये जो मैलिक एसिड आपका ये बन जाता है, ये मैलिक एसिड है जो बना है आपका बंडल से कोशिकाओं के अंतर्गत ही बना है। ये यहाँ पर क्या रहेगा, स्टोर रहता है। उस समय स्टोर रहने के बाद में क्या होगा, इसके पास में आपकी कौन सी कोशिकाएं, बंडल शीत कोशिकाएं हैं। उन बंडल शीत कोशिकाओं के अंदर इसे क्या कर दिया जाता है, धकेल दिया जाता है या पहुंचा दिया जाता है। वहाँ से ये क्या होगा, इसके अंदर ये चला जाता है वायु विसरण की क्रिया के द्वारा, के द्वारा क्या होगा, ये इसके समीपस्थ कोशिकाओं में पहुंच जाएगा। वहाँ जाने के बाद में इस मैलिक एसिड का, मैलिक एंजाइम की उपस्थिति में क्या होता है आपका डिकार्बोक्सिलेशन होता है। डिकार्बोक्सिलेशन से CO2 क्या होती है, बाहर निकल जाती है। और CO2 जो बाहर निकलते हैं, CO2 का बाद में क्या होता है, अपचयन होता है। और CO2 के अपचयन को बोल दो है ना, या स्वांगीकरण बोल दो, ये क्या होगा, यहाँ पर हो जाएगा आपको हेक्सो शुगर क्या होती है इसमें, ये प्राप्त आपकी हो जाती है, जो किसके द्वारा हुआ, C3 साइकिल के द्वारा ही हुआ। यानी कि इसमें निकली हुई जो आपकी CO2 है उसको किसने ग्रहण किया, उसको ग्रहण किया आपका इसने पहले RUBP ने। RUBP से बाद में क्या होता है, यहाँ पर वही कौन सा, रूबिस्को एंजाइम आपका कह सकते हो, आपको क्या, रूबिस्को काइनेज कार्बोक्सिलेज जो एंजाइम है उसकी उपस्थिति में ये PGA में कन्वर्ट होता है। ये पहला का C3 कंपोनेंट है आपका, ये कौन सा है, कार्बन 3 का यौगिक है आपका, इसीलिए इसको C3 साइकिल कहा था। फिर ये PGA में बदलेगा, PGA से डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट के अंदर, फिर वहाँ से बाद में ये क्या होता है, कार्बन 4, कार्बन 5, कार्बन 7, इस प्रकार के अनेकों कंपोनेंटों के अंदर ये टूटता है। टूटने के बाद में समावेशीकरण की क्रिया के द्वारा ये क्या होता है, RUMP राइबोलोज मोनोफॉस्फेट में क्या हो जाते हैं, कन्वर्ट हो जाते हैं। और मोनोफॉस्फेट में कन्वर्ट होने के बाद में ये क्या हो जाएगा, पुनः RUDP का निर्माण कर देता है। इस प्रकार से C3 साइकिल से होकर ये क्या करेगा, हेक्सो शुगर का निर्माण कर देता है, इसका स्वांगीकरण हो जाता है। अब ये मैं इसके एंजाइम की उपस्थिति में क्या है, पायरुवेट का निर्माण ये होता है, पायरुवेट बनता है, जिससे हम क्या है, पायरुविक एसिड के नाम से भी जानते हैं, है ना। तो ये पायरुवेट जो पायरुवेट बना है, ये पायरुवेट क्या होगा आपका, बंडल शीत कोशिकाओं से वापस इसको मेसोफिल कोशिकाओं के अंदर क्या कर दिया जाता है, धकेल दिया जाता है। तो वापस ये कहाँ पहुँच गया, आपका मेसोफिल कोशिकाओं के अंतर्गत ये वहाँ पहुँच जाता है। और वहाँ पहुँचने के बाद में जब ये यहाँ पहुँच जाएगा, तो यहाँ पहुँचने के बाद में क्या होता है, यहाँ डाइकाइनेल PEP डाइकाइनेल एंजाइम की उपस्थिति में एक ATP का अणु जो है उसमें क्या होते हैं, 2 फॉस्फेट के अणु बाहर निकल जाते हैं। 2 फॉस्फेट के अणु जब बाहर निकल जाएंगे, तो 2 फॉस्फेट के अणुओं का बाहर निकलने का मतलब क्या हो गया, उसमें से 2 निकल गए, तो पहले एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट था, वो किसमें बदल गया, अब एडेनोसिन मोनोफॉस्फेट के अंदर क्या हो जाता है, वो कन्वर्ट हो जाता है। तो मोनोफॉस्फेट आपके पास क्या होगा, यहाँ हमें प्राप्त हो जाता है। तो ये प्राप्त हो जाएगा, मोनोफॉस्फेट तो यहाँ बन ही गया। अब बाद में इसमें बदल जाता है, तो ये पायरुवेट है वो पुनः इसमें कन्वर्ट हो गया PEP में, यानी फास्फोइनोल पायरेट अणु के अंदर क्या होता है, कन्वर्ट हो जाता है। इस प्रकार से ये साइकिल क्या होती है,
संपन्न होती है। तो ये आपकी कौन सी साइकिल हो गई? C4 साइकिल हो गई, जिसे हम हैच-एंड-स्लैक डाइकार्बोक्सिलिक साइकिल के नाम से भी जानते हैं। और साथ ही हमने बताया था इसकी खोज सर्वप्रथम जो की थी वो किसने की थी? चेक, क्रोस्टोव चेक नाम के वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम शुगर कैन ना शुगर कैन प्लांट के अंदर इसको खोजा गया था इनके द्वारा, लेकिन इसके पूरे पथ का इसका समर्थन और इसे पूरे पथ की जानकारी आदि का जो कार्य करने का श्रेय है वो हैच-एंड-स्लैक को जाता है। इसीलिए इसको हैच-एंड-स्लैक साइकिल के नाम से भी क्या है अपन जानते हैं। और हमने आपको बता ही दिया कि इसको हम क्या कहते हैं, क्या कहते हैं? डाइकार्बोक्सिलिक साइकिल भी कहा जाता है। तो डाइकार्बोक्सिलिक साइकिल क्यों कहते हैं वो मैंने आपको बता दिया, क्योंकि प्रथम यौगिक जो कि 4 कार्बन का ऑक्जेलोएसिटिक एसिड बना था, उसकी संरचना का अगर आप अध्ययन करते हैं तो उसके अंदर 2 क्या पाए जाते हैं? डाइकार्बोक्सिलिक यौगिक हमें देखने को इसके अंतर्गत मिले थे, यानी कि COOH COOH के 2 यौगिक हमने इसके अंदर क्या है देखे थे। इसी कारण से हम इसे क्या कह देते हैं? डाइकार्बोक्सिलिक साइकिल के नाम से इसको जानते हैं। आई बात समझ में? तो ये होता है इसके अंतर्गत। तो ये आपकी पूरी साइकिल होती है कंप्लीट। आप इसको ध्यान से एक बार इसे आप क्या कीजिए, पढ़िए, पूरी कोई समस्या हो आप मुझे कॉल करके आपकी समस्याओं का समाधान प्राप्त कर सकते हो। जिस प्रकार की भी अगर कोई शिकायत आपको आती है किसी भी टॉपिक के अंदर, है ना, साथ साथ में अपने नोट्स आदि भी बनाते चलिए, जो आपको एग्ज़ाम के वक्त मदद करेंगे आपकी स्टडी के अंतर्गत। क्योंकि नोट्स के बिना हम सही प्रकार से स्टडी कर नहीं पाते हैं उस वक्त, तो ये बहुत ज़रूरी है। तो आप इसे बनाओ ढंग से और इसको पूरे को स्टडी कीजिए। अब टाइम एग्ज़ामों का भी कोई ज़्यादा है नहीं, और आप जानते हो ऑफलाइन क्लासों का कोई पता नहीं है कब चालू हो, क्योंकि इस महामारी के अंदर अभी तक सरकार ने कोई निर्णय लिया है नहीं। तो अभी आपका क्या है, ये जो चल रहा है ऑनलाइन क्लासेस, तो ऑनलाइन क्लासेस के आधार पर ही हमें क्या करना है, आपको ये पढ़ाना है। तो आप इनको पढ़ते रहें, जो समस्याएं आपको आती हैं उन्हें आप समय समय पर हमसे पूछते भी रहें कि क्या है। ठीक है, थैंक यू।